अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए एक अहम मुज़ाकराती दौर पेरिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें टैरिफ, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत अहम अमूर पर तफसीली और तामीरी तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात में बाज़ नए इत्तफ़ाक़ राय भी सामने आए, ताहम चंद मामलात पर इख्तलाफ़ात बदस्तूर बरकरार हैं। खास तौर पर अमरीकी तिजारती इक़दामात पर चीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दोनों ममालिक ने उसके बावजूद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया, ताकि ताल्लुकात को मुस्बत समत में आगे बढ़ाया जा सके। चीन और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती मुज़ाकरात का एक अहम दौर 15 से 16 मार्च तक पेरिस में मुनक़िद हुआ, जहाँ चीनी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म हे लिफिंग ने की, जबकि अमरीकी जानिब से वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट और तिजारती नुमाइंदे जेमसन कैरियर शरीक हुए। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान तय पाने वाले इत्तेफ़ाक़ राय की रोशनी में टैरिफ, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ जैसे अहम उमूर पर तफसीली और तामीरी तबादला ख़याल किया गया। इस दौरान फ़रीक़ैन कुछ नए इत्तेफ़ाक़ राय पर भी पहुंचे और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अमरीका की जानिब से आयद किए गए हालिया तिजारती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका कहना था कि अमरीका ने 1974 के तिजारती एक्ट के तहत 10% दरामदी सरचार्ज नाफिज किया है, जबकि चीन के खिलाफ दीगर पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। चीन ने इन यकतरफ़ा इक़दामात की मुखालिफत करते हुए अमरीका पर जोर दिया कि वो तमाम महसूलात और पाबंदियाँ ख़त्म करे। बसूरत दीगर चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। दूसरी जानिब दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने, मुशावरती निज़ाम को फ़आल बनाने और इख्तलाफ़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तेफ़ाक़ किया, ताकि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम और मुस्बत समत में आगे बढ़ाया जा सके। चीन की मईशत ने साल 2026 के आगाज़ में मजबूत कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, जहाँ पैदावार और तलब दोनों में मुसलसल बेहतरी देखने में आई है। चीन के कौमी इदारे शुमारियात के मुताबिक सनती पैदावार, खिदमात के शोबे और सारिफीन को सरगर्मियों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदाद शुमार के मुताबिक न सिर्फ रोजगार और कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रहा, बल्कि गैर मुल्की तिजारत में भी नुमाया तरक्की देखने में आई। खासतौर पर आसियान और यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत में इजाफा हुआ। हुकाम का कहना है कि AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जदीद शोबे मईशत के लिए नए मुहर्रकात के तौर पर उभर रहे हैं। चीन के कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक चीन की मईशत ने 2026 के पहले 2 माह में पैदावार और तलब में मुसलसल तरक्की, रोजगार और कीमतों में इस्तेहकाम और तरक्की के नए मुहर्रिकात की तौसीक़ के साथ मजबूत आगाज़ किया है। इस दौरान सनती पैदावार में 6.3% इजाफा हुआ, जबकि खिदमात के शोबे में 5.2% तरक्की हुई। सारिफीन की अशिया की खुर्दा फ़रोख्त में 2.8% इजाफा हुआ और मुकर्ररा असासाजात में सरमायाकारी 1.8% बढ़ी। गैर मुल्की तिजारत में 18.3% की नुमाया तरक्की हुई। खासतौर पर आसियान और यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत में तकरीबन 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में रोजगार की शरह मुस्तहकम रही और सारिफीन की कीमतों में 0.8% मामूली इजाफा हुआ। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे शोबों में नुमाया तरक्की देखी गई, जिससे मईशत को नई तवानाई मिली है। चीन के कानून साजों ने कौमी तरक्की के अहम मरहले में 15वें 5 साला मंसूबे के मुसवदे की मंजूरी दे दी है, जिसमें मईशत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने पर जोर दिया गया है। कौमी अवामी कांग्रेस के इजलास में मंजूर किए गए इस मंसूबे में सख्त अददी अहदाफ की बजाय लचकदार हिकमत अमली और आला मेयार की तरक्की को तरजीह दी गई है। हुकाम के मुताबिक मंसूबा 2035 तक फीकस GDP को दुगना करने के हदफ के साथ तैयार किया गया है, जबकि इसमें इख्तरा, सब्ज़ मईशत, अवामी बहबूद और सलामती जैसे अहम शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ बड़े तरक्याती मंसूबों और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए भी जामे इक़दाम शामिल किए गए हैं। चीनी कानून साजों ने 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के चौथे सेशन के इख्तितामी इजलास में कौमी इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए 15वें 5 साला मंसूबे के मुसवदे की मंजूरी दी। मंसूबे में इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ के तयन का नया तरीक़ाकार मुतारिफ कराया गया है, जिसमें सख्त अददी अहदाफ के बजाय लचक और आला मयार की तरक्की पर जोर दिया गया है।
چین کے قومی ترقی و اصلاحاتی کمیشن کے مطابق یہ منصوبہ GDP کو معقول حد تک برقرار رکھنے اور ہر سال مخصوص اہداف مقرر کرنے کی تجویز دیتا ہے، جس کا مقصد 2035 تک فیصد GDP کو 2020 کی سطح سے دگنا کرنا ہے۔ یہ منصوبہ مقداری تقاضوں کے ساتھ معیاری رہنمائی کو یکجا کرتا ہے، جس سے ترقی کے نمونے میں تبدیلی، اقتصادی ڈھانچے کی ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کی گنجائش رہتی ہے۔ کلیدی اشاریوں میں اقتصادی ترقی، اختراع، عوامی بہبود، سبز منتقلی اور سلامتی شامل ہیں۔ اس منصوبے میں 6 شعبوں میں 109 بڑے منصوبے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں یارلنگ زنگبو دریا کا پن بجلی منصوبہ، نیا 3 گارجز شپنگ چینل اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ سسٹم شامل ہے۔ روزگار کو بہتر بنانے کے لیے اس کے استحکام، گھریلو آمدنی میں اضافے، سماجی تحفظ کی کوریج میں توسیع اور صحت و تعلیم کی خدمات کو بہتر بنانے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ چین کے حالیہ منظور شدہ 15ویں 5 سالہ منصوبے میں ابھرتی اور مستقبل کی صنعتوں کو فروغ دے کر معیشت کے لیے ایک نئے محرکات پیدا کرنے کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ منصوبے میں اعلیٰ معیار کی ترقی کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی ڈھانچے کی تبدیلی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت انٹیلیجنٹ نیو انرجی وہیکلز، روبوٹکس اور دیگر جدید شعبوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ صنعتی کلسٹرز کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے تاکہ عالمی مسابقت میں اضافہ کیا جا سکے۔ حال ہی میں منظور شدہ چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے کے مسودے میں ابھرتی اور مستقبل کی صنعتوں کو فروغ دے کر ترقی کے نئے محرکات پیدا کرنے اور اعلیٰ معیار کی ترقی کی جانب ایک منظم راستہ ترتیب دیا گیا ہے۔ چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں ابھرتی ہوئی اسٹریٹجک صنعتوں میں انٹیلیجنٹ کنیکٹڈ نیو انرجی وہیکلز اور روبوٹکس جیسے نئے شعبوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں مقامی حالات کے مطابق صنعتی کلسٹرز قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جو الگ تھلگ پیش رفت سے بڑے پیمانے پر ترقی کی جانب ایک اہم تبدیلی ہے۔ محققین کے مطابق صنعتی کلسٹرز کی ترقی پیمانے کی معیشتوں کو فروغ دے گی اور ابھرتی ہوئی صنعتوں کی بین الاقوامی مسابقت میں اضافہ کرے گی۔ نئے استعمال کے منظرناموں اور جدید کاروباری ماڈلز پر زور دینے سے یہ صنعتیں اعلیٰ معیار کی ترقی کی طرف گامزن ہوں گی۔ یہ منصوبہ مستقبل کی اہم ٹیکنالوجیز بشمول کوانٹم ٹیکنالوجی، بائیو مینوفیکچرنگ، ہائیڈروجن اور نیوکلیئر فیوژن انرجی، برین کمپیوٹر انٹرفیس، ایمبیڈڈ AI اور 6G کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں مستقبل کی صنعتوں کے لیے پائلٹ زونز اور تحقیقی اداروں کے قیام کی تجویز بھی شامل ہے، جو ان صنعتوں کی بروقت شناخت اور فروغ کے لیے ایک منظم طریقہ کار فراہم کرتی ہے۔ چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں ماحولیاتی تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے جنگلات کے فروغ کو اقتصادی اور سماجی ترقی کا اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 2030 تک جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا، جس کا مقصد ماحولیاتی توازن کو بہتر بنانا اور سبز ترقی کو فروغ دینا ہے۔ ماہرین کے مطابق چین نے گزشتہ برسوں میں شجر کاری کے شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، تاہم اب توجہ صرف رقبہ بڑھانے پر نہیں بلکہ جنگلات کو مزید گھنا اور مؤثر بنانے پر بھی ہے تاکہ کاربن جذب کرنے، آکسیجن کی فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود میں اضافہ کیا جا سکے۔ چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں جنگلات کے احاطے کو اقتصادی اور سماجی ترقی کے اہم ہدف کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 2030 تک جنگلات کے احاطے کو 25.8% تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جو 2025 کی سطح سے 0.71% زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق 14ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت میں چین نے تقریباً 3.66 کروڑ ہیکٹر جنگلات لگا کر زمینی شجرکاری میں تاریخی کامیابی حاصل کی، تاہم جنگلات اور نباتات کی کمی اب بھی ایک چیلنج ہے اور پانی کے تحفظ، اقتصادی فوائد اور کاربن جذب کرنے کی جنگلات کی صلاحیتیں پوری طرح بروئے کار نہیں آ سکی ہیں۔ اس منصوبے میں جنگلات کے ذخیرے کا حجم 2030 تک 22.4 ارب کیوبک میٹر تک بڑھانے کا ہدف بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد نہ صرف جنگلات کا رقبہ بڑھانا ہے بلکہ جنگلات کو گھنا بنانا ہے تاکہ وہ زیادہ کاربن جذب کر سکیں، زیادہ آکسیجن خارج کر سکیں اور سبز ترقی کے ذریعے اقتصادی ترقی اور عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکیں۔ چین کی جانب سے پیش کیے گئے گلوبل سوشلائزیشن انیشیٹو کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، جس کا مقصد دنیا بھر کی تہذیبوں کے درمیان روابط، مکالمے اور باہمی سیکھ کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ اس اقدام کو چینی صدر شی جن پنگ نے 2023 میں ایک اہم عالمی پلیٹ فارم پر متعارف کرایا تھا، جسے عالمی سطح پر ثقافتی ہم آہنگی کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ انیشیٹو تہذیب، مشترکہ انسانی اقدار کے فروغ، ثقافتی وراثت کی حفاظت اور بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے جیسے اصولوں پر مبنی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام عالمی سطح پر بین الاقوامی مکالمے اور تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
चीन की जानिब से तजवीज़ करदा ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस इक़दाम का मकसद सकाफ़तों के माबैन तबादलों और बाहमी सीख को फ़रोग़ देना और तमाम तहज़ीबों की तरक्की को आगे बढ़ाना है। चीनी सदर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग ने 15 मार्च 2023 को बीजिंग में सीपीसी की वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आला सतही मुलाकात में कलीदी खिताब के दौरान ये इक़दाम पेश किया था। ये इक़दाम 4 बुनियादी उसूलों पर कायम है। पहला, ये तहज़ीबों के तनव्वुर के एहतराम की वकालत करता है, सकाफ़ती तबादलों को दूरियों से बालातर होने देता है। दूसरा, ये इंसानियत के मुश्तरका अक़दार की हिमायत करता है जिनमें अमन, तरक्की, इंसाफ, मसावात, जमहूरियत और आज़ादी शामिल है। ये इक़दाम तहज़ीबों की वरासत और जिद्दत के अज़्म पर भी कायम है और अपनी उम्दा रिवायती सकाफ़तों की तख्लीक़ी तब्दीली और जदीद तरक्की को आगे बढ़ाने की कोशिशों पर जोर देता है। ये मजबूत बैनुल-अक़वामी अवामी तबादलों और ताउन की हिमायत करता है और बैनुल-सक़ाफ़ती मुकालमे और ताउन के लिए एक आलमी नेटवर्क की तामीर का मुतालबा करता है। चीन के शहर वुहान के एक जदीद हॉस्पिटल में मसनूई ज़हानत ने तिब्बी शोबे में नुमायां तब्दीलियां लाना शुरू कर दी हैं, जहां AI असिस्टेंट्स को इलाज के मुख्तलिफ मराहिल में शामिल किया जा चुका है। इस जदीद निज़ाम के तहत मरीजों के मुआयने, मेडिकल रिकॉर्ड की तैयारी और सर्जरी के दौरान रहनुमाई जैसे अहम काम अब तेज़ी और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ और इसके इस्तेमाल से न सिर्फ काम की रफ्तार में इजाफा हुआ है बल्कि गलत तशख़ीस के इम्कानात भी कम हो गए हैं, जबकि डॉक्टर्स को मरीजों पर ज़्यादा तवज्जो देने का मौका मिल रहा है। ये स्मार्ट हॉस्पिटल मुस्तकबिल में एक मुकम्मल मरबूत तिब्बी निज़ाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वुहान के सेंट्रल अस्पताल में AI असिस्टेंट्स को तकरीबन 20 मुख्तलिफ तिब्बी मराहिल में शामिल किया जा चुका है। इनमें पैथोलॉजी स्लाइड्स का मुआयना करना, मेडिकल रिकॉर्ड लिखना और ऑपरेशन के दौरान सर्जन्स की रहनुमाई करना शामिल है। क्लिनिक के कंप्यूटर में नस्ब AI प्रोग्राम डॉक्टर और मरीज के दरमियान गुफ्तगू की बुनियाद पर खुदकार तौर पर मेडिकल रिकॉर्ड तैयार कर देता है। यूं डॉक्टर्स के पास मरीजों से बात करने और उन्हें देखने का ज़्यादा वक्त मैसर होता है। इस स्मार्ट अस्पताल में पैथोलॉजी के नमूनों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बना दिया गया है। AI सबसे पहले उनका जायजा लेता है, खतरनाक हिस्सों की निशानदेही करता है और चंद सेकंड्स में इब्तिदाई तज्जिया फराहम कर देता है। यूं काम की रफ्तार में 20 से 30% इजाफा हुआ है और गलत तशख़ीस के इम्कानात भी कम हो गए हैं। ऑपरेशन थिएटर में AI से चलने वाली 3D रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मरीज के जिस्म का डिजिटल नक्शा तैयार करती है, जो सर्जन्स को एक तरह की एक्सरे जैसी बसारत फराहम करती है और वो जिस्म में मौजूद गिल्टियों को ज्यादा दुरुस्तगी से निकाल सकते हैं। यह अस्पताल एक बड़े विजन के तहत एक स्मार्ट इंफॉर्मेशन माहौलियाती निज़ाम कायम कर रहा है, जो घर से अस्पताल और फिर वापस घर तक ज़हीन तिब्बी खिदमात का एक मुकम्मल और मरबूत निज़ाम फराहम करेगा। आलमी तलब में इजाफे के बायस चीन के शहर ईवो में सनत और लॉजिस्टिक का निज़ाम पूरी रफ्तार से सरगर्म हो गया, जहां फैक्ट्रीज और माल बरदार कंपनीज बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स की तकमील के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। दुनिया की सुपरमार्केट कहलाने वाला ये शहर 2026 की पहली तिमाही में बरामदी सरगर्मियों के हवाले से खासा मसरूफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप 2026 से कबल खेलों के सामान समेत मुख्तलिफ मसनूआत की तरसील तेजी से जारी है, जबकि ईवो का वसी रेलवे और लॉजिस्टिक नेटवर्क दुनिया के दर्जनों ममालिक तक रसाई फराहम कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक मजबूत पैदावार, जदीद डिज़ाइन और मौसर तरसीली निज़ाम इस शहर को आलमी तिजारत का एक अहम मरकज़ बना रहे हैं। मशरिकी चीन का शहर ईवू, जिसे अक्सर दुनिया की सुपरमार्केट भी कहा जाता है, 2026 की पहली तिमाही में ऑर्डर्स में मुसलसल इजाफा देख रहा है। इन ऑर्डर्स में खेलों का सामान भी शामिल है, जिसमें शिमाली अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले के सामान की तरसील के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। सनतकारों का कहना है कि रवां साल के पहले 2 महीनों में ही काफ़ी सामान भेजा जा चुका है। जनूबी अमेरिका और अफ्रीका से ऑर्डर्स बतदरीज मौसूल हो रहे हैं और मौजूदा ऑर्डर्स पैदावार को मई तक मसरूफ रखने के लिए काफ़ी हैं। ईवू के बॉन्डेड जोन में कस्टम्स ब्रोकर्स तेज़ी से दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि बरामदी सामान जल्द अज जल्द आलमी मंडियों तक पहुंच सके। ईवू को 26 बैनुल-अक़वामी रेलवे फ्रीट रूट्स से जोड़ा जा चुका है, जिससे एक ऐसा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क कायम हो गया है जो तकरीबन 50 ममालिक के 160 से ज़्यादा शहरों तक फैला हुआ है। हमवार नक्लो हमल, तकनीकी डिज़ाइन और मजबूत पैदावारी सलाहियत की बदौलत इस शहर की सरहद पार तजारत तेज़ी से तरक्की कर रही है और ये आलमी सतह पर छोटी अशिया की तजारत के एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। साल 2026 का फार्मूला 1 चाइनीज ग्रांड प्री शंघाई में मुनक़िद हुआ, जिसकी गूंज अब रेस ट्रैक से आगे बढ़कर कारोबार, ब्रांड पार्टनरशिप्स और सयाहत तक फैल चुकी है।
इस आलमी इवेंट ने न सिर्फ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को फरोग दिया बल्कि बैनुल-अक़वामी कंपनीज और मकामी मार्केट के दरमियान ताउन के नए मौके भी पैदा किए। फार्मूला 1 हुकाम के मुताबिक चीन में इस खेल की मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है, जहां करोड़ों मद्दाह इससे जुड़ चुके हैं। 2026 के फार्मूला 1 चाइनीज ग्रैंड प्री इवेंट के मौके पर CGTN से गुफ्तगू करते हुए चीफ कमर्शियल ऑफिसर फार्मूला 1 एमिली प्रिजन ने बताया कि तंजीम मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ शराकत दारी कर रही है ताकि नए शायकीन को शामिल किया जा सके और मुस्तकबिल में मकामी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मजीद ताउन की तवक्को है। इस इवेंट के शराकत दारों में दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी भी शामिल है, जिसने अपनी फ्यूल दी मैजिक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत मिकी माउस और मिनी माउस रेसिंग लिबास में शंघाई डिज्नी लैंड रिजॉर्ट में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ फार्मूला 1 के पुरजोश मद्दाहों के लिए इस खेल का कैलेंडर अब एक इंटरनेशनल ट्रैवल मैप बन चुका है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन में 221 मिलियन से ज्यादा फार्मूला 1 मद्दाह मौजूद हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 39% ज्यादा है। चीनी साख्ता ज़राई ड्रोन्स ने दुनिया भर में काश्तकारी के तरीके बदल दिए हैं, जहां ये न सिर्फ पैदावारी सलाहियत बढ़ा रहे हैं बल्कि माहौलियाती पैदावारी या पायदारी में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान, बरतानिया, जनूबी कोरिया और मोज़म्बिक में भी ज़राई ड्रोन्स के इस्तेमाल से फसलों की निगरानी, खाद डालने और बीज बोने के अमल में नुमायां सहूलतें पैदा हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ड्रोन्स किसानों की जिस्मानी मशक्कत कम कर रहे हैं और वक्त और वसाइल की बचत के साथ साथ आलमी ज़राई मार्केट में चीन के क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। आलमी सतह पर 70% ज़राई ड्रोन मार्केट चीन के कब्जे में है, जो इस टेक्नोलॉजी में उसके असर और रसूख को ज़ाहिर करता है। चीनी साख्ता ज़राई ड्रोन्स दुनिया भर में काश्तकारी में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, जिससे पैदावारी सलाहियत और माहौलियाती पायदारी में नुमायां इजाफा हो रहा है। उज़्बेकिस्तान में ज़राई जदीदकारी के मंसूबे के तहत 100 चीनी ड्रोन्स फराहम किए गए, जिनमें से 50 का इस्तेमाल स्प्रे, खाद डालने और बीज बोने के लिए किया जा रहा है, जबकि 50 निगरानी और फ़ज़ाई फोटोग्राफी के लिए मुख्तस हैं। चीनी माहिरीन उज़्बेक माहिरीन को इन ड्रोन्स के इस्तेमाल की तरबियत दे रहे हैं। बरतानिया में ये ड्रोन्स ग्रीन हाउसेस की सफाई, फसलों की निगरानी और बीज बोने में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे किसानों की जिस्मानी मशक्कत और अखराजात में कमी आई है। जनूबी कोरिया में चावल की काश्त में इस्तेमाल होने वाले ज़राई ड्रोन्स में चीनी मसनूआत का हिस्सा 67% है। मोज़म्बिक में चीन अफ्रीका मुश्तरका ज़राई पार्क में एक ड्रोन रिवायती दस्ती छिड़काव के मुकाबले में फी घंटा 6.7 हेक्टर से ज्यादा रकबे पर काम कर रहा है। आलमी सतह पर तकरीबन 70% ज़राई ड्रोन मार्केट चीन के पास है, जो इस टेक्नोलॉजी में चीन की क़यादत को ज़ाहिर करता है। ओपन सोर्स AI एजेंट ओपन क्लॉ ने चीन में शौकिया तरबियत हासिल करने वालों के दरमियान तेजी से मकबूलियत हासिल कर ली है। ये प्रोजेक्ट नवंबर में ऑस्ट्रियन कोडर पीटर की जानिब से लॉन्च किया गया और सिर्फ एक हफ्ते में उसे 20 लाख अफराद ने विजिट किया। ओपन क्लॉ दीगर AI निज़ामों जैसे ChatGPT और DeepSeek से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ गुफ्तगू की बजाय अमली काम अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बीजिंग की टेक कम्युनिटीज़ अब मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए तरबियती कोर्सेज फराहम कर रही हैं, ताकि सार्फिन उसे तनसीब और अमली इस्तेमाल में महारत के साथ इस्तेमाल कर सकें। ओपन सोर्स AI एजेंट ओपन क्लॉ पर शौकिया तरबियत हासिल करना चीन में तेजी से मकबूल हो रहा है। ओपन क्लॉ प्रोजेक्ट असल में गुज़श्ता नवंबर में ऑस्ट्रेलियन कोडर पीटर स्टेवेंगर ने लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट तेजी से मकबूल हुआ और एक हफ्ते में इसे 20 लाख लोगों ने विजिट किया और अब तक ये कोड्स रिपोजिटरी गिटहब पर 3,09,000 स्टार्स जमा कर चुका है। ChatGPT, DeepSeek और क्लाउड जैसे दीगर नुमाया AI निज़ामों से अलग, जो बड़ी हद तक मुकालमे के प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मॉडल के जरिए काम करते हैं, ओपन क्लॉ को अमल करने, सार्फिन के लिए डिजिटल दुनिया में काम अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे ईमेल मुनज़्ज़म करने, मुलाकातों का वक्त मुकर्रर करने, मार्केट की मालूमात इकट्ठी करने या सफरी प्रोग्राम की मनसूबाबंदी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन दोहराए जाने वाले और वक्त तलब उमूर को अंजाम देता है जो आम तौर पर दिन का ज्यादा वक्त लेते हैं। बीजिंग में एक टैग कम्युनिटी ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए ओपन क्लॉ कोर्सेज की एक रेंज शुरू की है, जो तनसीब और अमली इस्तेमाल जैसे मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है। की मरकजी इंतजामिया के मातहत इदारों ने 14वें 5 साला मंसूबे के दौरान शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में 159 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की। इस सरमायाकारी से न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिला, बल्कि खत्ते में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा हुए। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक बीजिंग में सिंकियांग के लिए मरकजी सरकारी इदारों की सनती मुआवनत पर होने वाले इजलास में बताया गया कि 2026 में सरमायाकारी को मजीद वसअत दी जाएगी और मुताबिक बड़े मनसूबों पर अमल दरामद में तेजी लाई जाएगी। इस दौरान तवानाई, मादनियात, कंप्यूटिंग और आलात की तैयारी जैसे अहम शोबों में मुआहदे भी तय पाए।
सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीन की मरकजी इंतजामिया के मातहत सरकारी इदारों ने 14वें 5 साला मंसूबे के दौरान शिमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वैगूर खुद इख्तियार इलाके में तकरीबन 159 अरब US डॉलर की सरमायाकारी की है। बीजिंग में सिंकियांग के लिए मरकजी सरकारी इदारों की सनती मुआवनत से मुताल्लिक एक इजलास के मुताबिक 5 सालों के दौरान मरकजी सरकारी इदारों ने इस खित्ते में 6.2 ट्रिलियन युआन की ऑपरेटिंग आमदनी हासिल की। सिर्फ 2025 में मरकजी सरकारी इदारों ने 265.7 अरब युआन की सरमायाकारी मुकम्मल की और खित्ते में 1,07,000 नई मुलाजिमतें पैदा की। इजलास के मुताबिक मरकजी सरकारी इदारे 2026 में सिंकियांग में सरमायाकारी को मजीद वसअत देंगे और मुताद्दिद बड़े मंसूबों में अमल दरामद तेज करेंगे। इजलास के दौरान 18 मरकजी सरकारी इदारों ने सिंकियांग में 92 मंसूबों के लिए मुआहिदों पर दस्तखत किए जो तवानाई, मादनी वसाइल, कंप्यूटिंग पावर और आलात की तैयारी समेत शोबों पर मुहित हैं। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वैगूर खुद इख्तियार इलाके में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए सालाना स्प्रिंग जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे खित्ते से लाखों नौजवानों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन शिरकत की। रोमची में 400 से ज्यादा कंपनीज ने 16,000 रोजगार के मौके फराहम किए, जबकि स्टार्टअप सेक्शन में तलबा के 64 नए मनसूबों को उजागर भी किया गया। हुकाम के मुताबिक इस जॉब फेयर के दौरान सिंकियांग के मुख्तलिफ शहरों, कॉलेजेस और जामियात में 12 इजाफी मकामात कायम किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर के मुताबिक इस साल अप्रैल तक 300 से ज़ायद इस तरह की तकरीबात में 60,000 से ज़्यादा असामियाँ फराहम की जाएंगी। शिमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वैगूर खुद इख्तियार इलाके में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए सालाना स्प्रिंग जॉब फेयर मुनक्किद हुआ, जिसमें पूरे खित्ते से ऑनलाइन और ऑफलाइन लाखों नौजवानों ने शिरकत की। सिर्फ उरुमची में 400 से ज्यादा कंपनीज ने इस जॉब फेयर में शिरकत की और वसी पैमाने पर मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 16,000 रोजगार के मौके पेश किए। इस साल के जॉब फेयर में यूनिवर्सिटी के तलबा के 64 स्टार्टअप मंसूबों को उजागर करने वाला एक मखसूस सेक्शन भी मौजूद है, जबकि रजाकार वकला जॉब मार्केट में ग्रेजुएट्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में मदद के लिए मौके पर कानूनी मुशावरत फराहम कर रहे हैं। रसाई को बढ़ाने के लिए इलाकाई हुकूमत ने सिंकियांग भर के शहरों, जामियात और कॉलेजों में 12 इजाफी मकामात कायम किए हैं। सिंकियांग हुकूमत के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेंटर हुकाम का कहना है कि स्प्रिंग जॉब फेयर के दौरान कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए इसी तरह की 300 से ज्यादा तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें 60,000 से ज्यादा असामियां पेश की जाएंगी। ये जॉब फेयर इस साल अप्रैल तक जारी रहेगा। जनूब मगरबी चीन में चमकते हुए सरसों के खेत अब दही सयाहत को फरोग देने के लिए एक मुनफरद मुकाम बन चुके हैं, जहां सयाहों की खुशी मुकामी कम्युनिटी की खुशहाली से जुड़ चुकी है। चोंगचिंग के जिला दाजू में किसानों ने अपने खेतों को एक तख्लीकी अंदाज में मुमताज़ किया, जिसमें मुकामी मशहूर डिश स्पाइसी हॉटपॉट को शामिल किया गया है। सयाह फूलों के समंदर में खिलते सुर्ख तेल के बड़े बर्तनों के गिर्द जमा होकर गोश्त और सब्जियां मसाले में डुबोकर हॉटपॉट से लुत्फ अंदोज होते हैं और बाद में गाँव के बाजार में घूमकर मुकामी सकाफत का तजुर्बा करते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह की तख्लीकी दावतों से न सिर्फ खेतों की खूबसूरती उजागर होती है, बल्कि किसानों की आमदनी और रोजगार में भी इजाफा होता है। जनूब मगरबी चीन में चमकते सरसों के खेत देही सयाहत को फरोग देने की एक तख्लीकी कोशिश में अब हॉट पॉट की दावत का गैर मामूली मकाम बन गए हैं। यहाँ सयाहों की खुशी मकामी अफराद की खुशहाली के साथ जुड़ गई है। चोंगचिंग म्यूनिसिपैलिटी के जिला दाजू में किसानों ने अपने खेतों को दूसरों से मुमताज़ करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें एक क्लासिक डिश शामिल की गई है जिसके लिए चोंगचिंग मशहूर है, और ये है स्पाइसी हॉट पॉट। फूलों के समंदर में सयाह खौलते सुर्ख तेल के बड़े बर्तनों के गिर्द जमा होते हैं और गोश्त और सब्जियां डुबोकर उन्हें मसालेदार जायके से भर देते हैं। गर्म हॉट पॉट से लुत्फानंदोज होने के बाद सयाह गांव के बाजार में घूमते और मकामी सकाफत से लुत्फानंदोज होते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक ये दावतें खेतों की खूबसूरती से फ़ायदा उठाने का एक मौसर तरीका साबित हुई हैं, जिससे किसानों का रोजगार बेहतर हुआ है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है और तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करें और मुज़ाकरात की तरफ वापस लौटें। बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान गोजियाखुन ने कहा कि चीन तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और अलग सालमियत के एहतराम पर यकीन रखता है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि शहरियों और गैर फौजी अहदाफ के खिलाफ किसी भी हमले की चीन सख्त मजम्मत करता है और तमाम फरीकों से मुतालबा करता है कि सूरत हाल को मज़ीद बढ़ने से रोकें ताकि तनाज़ा फैलने से बच सके।
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تمام فریقوں کو مشرق وسطی میں فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنی چاہیے اور جلد از جلد مذاکرات کی طرف لوٹنا چاہیے۔ بیجنگ میں یومیہ پریس بریفنگ میں ایران کی صورتحال پر ایک سوال کے جواب میں ترجمان گوجیا کھن نے کہا کہ چین کو مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کا خیال ہے کہ تمام ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے خلاف کسی بھی حملے کی چین مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام فریقوں کو صورتحال کو مزید بڑھنے اور تنازع کو پھیلنے سے روکنا چاہیے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین، اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ بیجنگ میں حال ہی میں منعقدہ چینی قومی عوامی کانگریس اور عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے سالانہ اجلاسوں کا اختتام ہو گیا ہے، جہاں صدر شی جن پنگ نے 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز اور اس کے مؤثر نفاذ پر زور دیا۔ اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے نئے اہداف طے کیے گئے، جن میں اعلیٰ معیار کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود، سبز منتقلی، جدت طرازی اور قومی سلامتی جیسے شعبے شامل ہیں۔ صدر شی نے اس بات پر زور دیا کہ 5 سالہ منصوبوں کی کامیابی صرف منصوبے بنانے سے نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد اور مضبوط نفاذ سے ممکن ہے۔ انہوں نے قومی دفاع، فوجی جدید کاری، صحت کی خدمات، طبی بیمہ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال کے ذریعے ملک کی ترقی کو مستحکم بنانے پر بھی روشنی ڈالی۔ اجلاس میں ملک بھر سے ہزاروں مندوبین نے شرکت کی اور قومی یکجہتی اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ چین کی قومی عوامی کانگریس اور عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے سالانہ 2 اجلاس گزشتہ دنوں بیجنگ میں اختتام پذیر ہوئے۔ صدر شی جن پنگ نے اس موقع پر زور دیا کہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز کو مضبوط بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ قومی اقتصادی اور سماجی ترقی کے 15ویں 5 سالہ منصوبے کے خاکے کو گزشتہ دنوں 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کے اختتامی سیشن میں قانون سازوں نے منظور کیا۔ اس منصوبے میں متعدد اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جن میں اعلیٰ معیار کی ترقی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اہم شعبے اقتصادی ترقی، جدت طرازی، عوامی فلاح و بہبود، سبز منتقلی اور سلامتی جیسے شعبوں پر محیط ہیں۔ ان میں سے کئی اشاریے براہ راست عوام کے معیار زندگی سے متعلق ہیں، جو اس بات کا واضح پیغام دیتے ہیں کہ ترقی کا حتمی مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ 4 مارچ کو صدر شی جن پنگ، جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے بیجنگ میں چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کے چوتھے اجلاس کے افتتاحی سیشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر رہنماؤں کے ساتھ ملک بھر سے آئے تقریباً 2000 مندوبین بھی موجود تھے۔ 5 مارچ کو صدر شی جن پنگ اور پارٹی اور ریاست کے دیگر رہنماؤں نے بیجنگ میں 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کے افتتاحی سیشن میں شرکت کی، جس میں ملک بھر سے تقریباً 3000 نمائندگان شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران صدر شی جن پنگ اور دیگر قانون سازوں نے قومی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے 15ویں 5 سالہ منصوبے کے خاکے کا جائزہ لیا، جبکہ حکومتی ورک رپورٹ اور دیگر معمول کے ایجنڈے پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ 5 مارچ کی سپہر صدر شی جن پنگ نے مشرقی چین کے اقتصادی طور پر طاقتور صوبے جیانگسو کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ صدر شی نے کہا کہ 5 سالہ منصوبوں کی تشکیل اور ان پر عمل درآمد چین کے قومی ادارہ جاتی نظام کا ایک اہم حصہ اور پارٹی کی حکمرانی کے تجربے کی نمایاں مثال ہے۔ ان کے مطابق صرف منصوبے بنانا ہی کافی نہیں، بلکہ ان پر مؤثر عمل درآمد اور مضبوط نفاذ بھی نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے جیانگسو جیسے خوشحال صوبے کی ترقی کے حوالے سے بلند توقعات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک صوبائی اقتصادی طاقت اسی وقت قومی معیشت کے استحکام میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے جب اس کے پاس مضبوط ترقیاتی بنیاد اور بیرونی جھٹکوں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہو۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے چین کو زیادہ پیچیدہ حالات کا سامنا کرنا ہوگا اور گہرے تضادات کو حل کرنا ہوگا۔ 6 مارچ کو صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں چینی کسان اور مزدور جمہوری پارٹی، جیو سان سوسائٹی، طب و صحت کے شعبے اور سماجی بہبود اور سماجی تحفظ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے قومی سیاسی مشیروں کے ساتھ مشترکہ گروپ اجلاس میں شرکت کی۔
انہوں نے زور دیا کہ چینی خصوصیات کے حامل صحت کے ترقیاتی راستے پر ثابت قدمی سے چلنا ضروری ہے تاکہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران ہیلدی چائنا انیشیٹو کو مؤثر پیش رفت کی جانب لے جایا جا سکے۔ صدر شی نے کہا کہ 2035 تک صحت مند چین کی تعمیر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کا ایک تصویراتی فیصلہ ہے اور 15ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت اس مقصد کے حصول کے لیے انتہائی اہم ہے۔ صدر شی نے طبی خدمات، طبی انشورنس اور ادویات کے شعبوں کی ہم آہنگ ترقی اور نظم و نسق کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کو گہرا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کے نتائج کو عملی طور پر بروئے کار لانے اور ڈیجیٹل اور ذہین ٹیکنالوجیز کے استعمال کے ذریعے پورے ملک کی صحت بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ 7 مارچ کو صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں پیپلز لبریشن آرمی اور مسلح پولیس فورس کے وفود کے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے قومی دفاع اور مسلح افواج کی جدید کاری کو مستحکم انداز میں آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر شی نے کہا کہ فوج کو پیپلز لبریشن آرمی کے 100 سالہ ہدف کے حصول اور 15ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران قومی دفاع اور مسلح افواج کی جدید کاری کے لیے اپنی سیاسی وابستگی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے مزید فروغ دینا ہوگا۔ 11 مارچ کو بیجنگ میں چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کے چوتھے اجلاس کا اختتام ہوا۔ اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے گرد مزید مضبوطی سے متحد ہو کر یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور چین کو ہر لحاظ سے ایک عظیم جدید سوشلسٹ ملک بننے کے لیے مسلسل جدوجہد جاری رکھی جائے۔ 12 مارچ کو 14ویں قومی عوامی کانگریس کے چوتھے اجلاس کا بیجنگ میں اختتام ہوا۔ اجلاس کے دوران قانون سازوں نے حکومتی ورک رپورٹ اور قومی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے 15ویں 5 سالہ منصوبے کے خاکے کی منظوری دی۔ صدر شی جن پنگ کے مطابق تمام عظیم کامیابیاں مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ہر عظیم مقصد کے حصول کے لیے مستقبل کی جانب ثابت قدمی کے ساتھ پیش قدمی ضروری ہوتی ہے۔ چین کے قومی یوم شجرکاری کے موقع پر چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کے تحت پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ ماحول کے تحفظ، شجرکاری کی اہمیت اور پاکستان سبز تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی چینی اور پاکستانی شخصیات نے شرکت کی اور سبز اور پائیدار مستقبل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ چین کے قومی یوم شجرکاری کے موقع پر چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کے تحت ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ماحول کے تحفظ، شجرکاری کی اہمیت اور چین پاکستان سبز تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی چینی اور پاکستانی شخصیات نے شرکت کی اور سبز و پائیدار مستقبل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے پودا لگا کر پاک چین سدا بہار دوستی کی علامت کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی ہر شعبے کی طرح ماحولیات اور سبز ترقی کے میدان میں بھی مثالی ہے۔ چائنا میں رہنے والے اپنے تمام تر جو لوگ ہیں، اپنے بہن بھائی، ہمارے جو دوست ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، جس میں شجرکاری کا آغاز دونوں ممالک میں انہوں نے کیا۔ سو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا اور چائنا کا تعلق اور محبت کیسا ہے، کیونکہ جب پودا لگاتے ہیں تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں ہوتی ہیں، اور جب پاکستان چائنا کا جو پودے لگنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تعلقات مزید جڑوں کی طرح اور مضبوط جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریجنل سروسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر ملک توقیر احمد خان نے کہا کہ چین کے قومی یوم شجرکاری کے موقع پر منعقد ہونے والی شجرکاری مہم ماحول کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم قدم ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان سبز تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شیئرڈ ویژن ہے جو پوری دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب تک ہم دنیا کو گرین نہیں کریں گے تو ہمارے آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ٹف ہوتی جائے گی۔ سب سے بڑا قدم جو ہے وہ درخت لگانا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو صدقہ جاریہ بھی ہے، اور دنیا کے حوالے سے بھی دیکھیں، اور چائنا کے جو انیشیٹوز ہیں وہ صرف ہمارا تعاون جو ہے وہ تصویراتی نہیں ہے، بلکہ یہ شیئرڈ ویژن بھی ہے۔
रजिस्ट्रार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेजर राजा उमर यूनुस ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद की जानिब से शजरकारी मुहिम में शिरकत करते हुए चीन पाकिस्तान शराकतदारी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के लिए एक मुस्बत और मौसर इक़दाम करार दिया। देखिए, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कोई ढकी छुपी बात नहीं, और ये इनिशिएटिव उस दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने का एक ज़रिया है। दरख्त हमें ना सिर्फ साया देते हैं बल्कि हमारे माहौल को हमारा दोस्त भी बनाते हैं, और हमारे दोस्त मुल्क का एक ये इनिशिएटिव जो, और हमारे साथ जो क्या नाम मीडिया ग्रुप का कोऑपरेशन है और प्राइम मिनिस्टर के जो इनिशिएटिव है, उसके लिए हमें उम्मीद है कि हम इस इनिशिएटिव को सामने रखते हुए अपने मुल्क की जो ये तगीराती तब्दीली है उसको मिटिगेट करने में कामयाब होंगे। तकरीब में कमसिन बच्चों ने भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पौधे लगाकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया। China is a country who moves forward actually to have a economic partnership, the green partnership with Pakistan. और पाकिस्तान के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जब हम ग्रीन सी पैक के हवाले से भी बात करते हैं, और मुख्तलिफ इनिशिएटिव जैसे कि आपके स्टूडेंट्स का एक्सचेंज प्रोग्राम, वहाँ पर जब यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं और चाइना में लर्न करके आते हैं इन देयर यूनिवर्सिटीज़, इन देयर एकेडेमिया, जो रिसर्च वहाँ पे हो रही है, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, वो ना सिर्फ वहाँ पे सिखाई जाती है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के प्रोग्राम्स भी बहुत सारे चाइना ने शुरू किए हैं। तकरीब के अख्तिताम पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि शजरकारी और माहौल दोस्त इक़दामात के ज़रिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान सब्ज़ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक साफ, सरसब्ज़ और पायदार माहौल यकीनी बनाया जा सके। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। तरक्की के रास्ते पर रेलवे हमेशा तिजारत और मवासलात के निज़ाम का अहम जुज़ रही है। पाकिस्तान रेलवे इस ज़मन में जदीदियत की जानिब कदम बढ़ा चुका है। चीन के ताउन से पाकिस्तान रेलवेज मालबरदार गाड़ियों की तैयारियों में खुद कफील दिखाई दे रहा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके रिसालपुर में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री में चीन के ताउन से जदीद हाई कैपेसिटी माल गाड़ियाँ तैयार की जा रही हैं, जो दौर जदीद में तिजारत और सामान की तरसील में अपना किरदार अदा कर रही हैं। रेलवेज हमेशा से तिजारत और मवासलात का अहम जुज़्व रही है। अब पाकिस्तान रेलवेज इस ज़िम्न में जदीदियत की तरफ कदम बढ़ा चुका है। चीन के ताउन से पाकिस्तान रेलवेज अब मकामी सतह पर माल बरदार वैगन्स की तैयारी में खुद कफील दिखाई देता है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके रिसालपुर में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री में चीन के ताउन से जदीद हाई कैपेसिटी वैगन्स तैयार की जा रही हैं, जो दौरे जदीद की माल बरदार ज़रूरियात को पूरा करने में अपना किरदार अदा करेंगी। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें बुनियादी जो रोल होता है वो TOT का होता है। अगर TOT हमारे पास नहीं है तो मतलब उसमें हम खुद कफील नहीं हो सकते मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें चाइना ने ये हमारी बहुत बड़ी मदद की है कि उन्होंने कंप्लीट TOT हमें दी थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसके सारे ड्राइंग्स वगैरह, ट्रेनिंग और मशीनें। इसमें टोटल 800 वैगन हैं और साथ में 20 जो है इसमें ब्रेक वाहन हैं। तो अभी हमने बनाए हैं इसमें तो 122 वैगन ZB के CT टाइप के। इसमें हमने एक मॉडिफिकेशन की है चीन की मदद से, इसमें हम कंटेनर भी लोड कर सकते हैं। तो मतलब इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमने रखी है, तो केस में कंटेनर भी जो है वो हम लोड कर सकते हैं।
सर रॉ मटेरियल में तो हमारे पास शीट्स वगैरह आती है मिस शीट की, उसकी फिर कटिंग होती है, मुख्तलिफ मशीनें उसके हमारे पास, उसमें गैस कटिंग भी होती है, उसमें लेज़र कटिंग भी होती है, शेयरिंग मशीन का भी उसमें इस्तेमाल है, अकॉर्डिंग टू डेंग उसकी कटिंग होती है, बेंडिंग होती है, उसके फिर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, उसमें इसका जो बैक बोन है ना सेंटर से लो कहलाता है, इसमें फिर पाइपिंग का काम होता है, फिर इसमें एंड वाल साइड वाल इसकी फिटिंग होती है, हम इधर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाद में फिर उसका जो है वो टेस्टिंग होती है। इसके अलावा इसमें जो है पाइपिंग के साथ साथ असेंबली वर्क है, पेंटिंग है, तो ये सब कुछ इसका प्रोसेस है। ये शराकतदारी से खुद कफालत का सफर है। जिसमें बैनुल अक़वामी मयार की मैन्युफैक्चरिंग के उसूलों के मुताबिक मकामी अफरादी कुव्वत को भी पूरी तरह तैयार किया गया है। इन माल बरदार गाड़ियों के बुनियादी और अहम हिस्से लाहौर में पाकिस्तान रेलवेज की फैक्ट्रीज में तैयार किए जा रहे हैं। खाम माल से लेकर वैगन की मुकम्मल तैयारी तक सब कुछ यही हो रहा है। आहनी वैगन्स बनाने के लिए लोहे को पिघलाया जा रहा है। यहाँ मुख्तलिफ पुर्जाजात की तैयारी के लिए सांचे बनाए जा रहे हैं, जिनमें बादशाह पिघला हुआ फौलाद डाला जाएगा। कास्टिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो अब बोगी और मुख्तलिफ पुर्जाजात की बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयारी का अमल शुरू होता है। हर एक मरहले पर जांच का अमल भी जारी रहता है। मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है और मैं यहाँ वर्क्स मैनेजर स्टील शॉप हूँ। तो बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ और पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी एक इंजीनियर्स की टीम भेजी थी चाइना, उसका हिस्सा था मैं। हमें जो चाइनीज़ ने उन्होंने जो अपना वैगन का तरीका है बनाने का सारा वो हमें सिखाया, बताया किस तरह है, सारी चीज़ें हमें। उसके बाद फिर एक महीने जब हमने ट्रेनिंग वहाँ हासिल कर ली, अब उसके बाद चाइनीज़ यहाँ आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर और स्टील शॉप के अंदर अवेलेबल हैं और यहाँ वो हमें जो कास्टिंग का तरीका है जो हमने वहाँ सीखा है फर्दर उसके अंदर हमें इन डेप्थ सिखा रहे हैं। इसके अलावा जब वो चाइनीज़ यहाँ आए हैं, जितनी भी हमारी यहाँ लेबर है वो जो है उनके स्किल्स इन्हांस हो रहे हैं, चाइनीज़ उनको गाइड कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ काम तो कई दिहाइयों से जारी था, लेकिन चीन के साथ इश्तराक से इसमें जो बुनियादी फ़र्क आया है वो जान लेते हैं। कास्टिंग तो ऑलरेडी हम कर रहे थे यहाँ, लेकिन इस लेवल की कास्टिंग कभी हमने नहीं की। तो ये जो कास्टिंग है इससे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स के अंदर जो है बेहतरी आई है, सीखने को बहुत कुछ मिला चाइना जाके। और जब चाइनीज़ यहाँ आए हैं तो स्किल्स और ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं हमारे। उसके अलावा डिफरेंट ट्रेनिंग दी गई है हमें, इनके अलावा सॉफ्टवेयर बेस के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, सॉफ्टवेयर से उसको रीडिज़ाइन करना है। तो इसके साथ साथ जो हमारी लेबर है उनके स्किल्स में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कि किस तरह जो है एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट हमने बनानी है और किस तरह उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है और इंटरनेशनल क्वालिटी लेवल के ऊपर हमने बनाना है। तो स्किल के ऊपर बात की जाए तो स्किल हर लेबर से लेके इंजीनियर तक की जो है ना उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है इस प्रोजेक्ट की वजह से। पाकिस्तान रेलवेज में एक नया बाब रकम हो रहा है।
خود انحصاری کا یہ سفر آسان نہیں تھا، تاہم اسے سہل بنانے میں دوست ملک چین کا کلیدی کردار ہے۔ ہم نارملی ایس کے ڈی سیمی لاک ڈاؤن گاڑیاں منگواتے تھے، مینز اسمبلنگ ہوتی تھی یہاں پہ زیادہ۔ انڈیجنائزیشن کی طرف ہم نہیں گئے تھے، اور انڈیجنائزیشن کی طرف ہم تب جا سکتے تھے جب ہم یہاں پہ اپنی بوگیاں خود کاسٹ کریں، نیچے جو آپ کے انڈر گیئر جس میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کو خود فیبریکیٹ کرے یا کاسٹ کرے، مشین کرے، اور پوری طرح ہم اس کو آپریشنل کریں اپنے کوچز میں اور ویگنز میں، جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اب یہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ کوچز میں بھی ہم الحمدللہ اپنی سیلف ریلائنس پہ آ گئے ہیں، انڈیجنس ٹیکنالوجی پہ آ گئے ہیں۔ اب ہم بوگی اے ٹو زی پوری ہم کوچ بنا سکتے ہیں، رائٹ فرام زیرو ٹو اینڈ، ہم سارا کچھ کام کر سکتے ہیں۔ سیم از دا کیس وتھ جو ہائی کیپیسٹی ویگنز ہے، کہ اب ہم ہر قسم کا ویگن اس کی بوگی کاسٹنگ ہم ادھر کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کا پورا شیل کمپلیٹلی ہم بنا سکتے ہیں۔ فریٹ کی نئی ہائی کیپیسٹی ویگنز ہے، اس کا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم 60 ٹن اس پہ کیری کروا سکتے ہیں۔ اس وقت جو کول کی ٹرانسپورٹیشن ہے میجر جو پاور پلانٹس کے، وہ پاکستان ریلوے کر رہی ہے، اور ڈیمانڈ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس ڈیمانڈ کو کیٹر نہیں کر پا رہے۔ جب سٹاک کی اویلیبلٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ ڈیمانڈ کو کیٹر کر سکتے ہیں۔ جو اس سے جو پاکستان ریلوے میں جو ڈیمانڈ تھی سٹاک کی، وہ جو سپلائی چین میں ایک گیپ آ رہا تھا، اب وہ گیپ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے آپ کی، چونکہ ہم دنیا میں جو ریلوے ہے وہ اسی پہ ریلائی کرتی ہے کہ 70% آپ کا پروفٹ فریٹ سے ہونا چاہیے اور 30% پیسنجر سے، کیونکہ پیسنجر نارملی سبسیڈائز ہوتے ہیں۔ پاکستان ریلویز بوگیز، کوچز اور مال بردار ویگنز کی تیاری میں مہارت اور خود کفالت حاصل کرنے کے بعد نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو رہا ہے، بلکہ اسے برآمد کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جو اپنی جگہ ایک اور اہم پیش رفت ہے۔ نوسائد حالات میں بھی پاکستان ریلوے اس قابل الحمدللہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہم، کہ اب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ہم سے یہ کوچے یا ویگن ایکسپورٹ کرنی ہے تو پاکستان ریلوے کیپیبل ہے کہ وہ آپ کو کوچے بھی بنا کے دے سکتی ہے اور ویگن بھی بنا کے دے سکتی ہے۔ چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ GNN-Nation.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے